कक्षा 12 नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान। अध्याय 2 दो ध्रुवता का अंत। आज हम इस विषय पर विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में शीत युद्ध का दौर के संदर्भ में हमने आप लोगों से चर्चा की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अप्रत्यक्ष युद्ध चला, विघटन हुआ सोवियत संघ का। अब इसके अंतर्गत आपको देखना है कि कैसे दो ध्रुवता का अंत होता है। विश्व के देशों की संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ धुरी बने हुए थे। परिचय। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन की आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों के भारत के रिश्ते कैसे हैं। आप जानिए कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलगाती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। किस प्रकार से विघटन हुआ, अब आप देखिए सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। अब मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत संघ ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। दूसरी दुनिया उन देशों को कहा जाता है जो समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर उस ग्रुप, उस समूह में अन्य देश शामिल थे। समाजवादी प्रणाली सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर ढाला गया था, उसे दूसरी दुनिया कहा गया। इसके में का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उत्पाद, घरेलू उपभोक्ता
उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्र की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि बीच बीच में जो सोवियत संघ के प्रमुख नेता हैं उनकी भी हम चर्चा करते चलें। सोवियत संघ के नेता व्लादिमीर लेनिन, जो आगे कक्षाओं में जाने पर लेनिनवाद के रूप में आपको विस्तार से पढ़ने के लिए मिलेगा। ये तस्वीर है वामपंथी विचारधारा के लोगों के ये आदर्श भी हैं। अब आप देखें कि सोवियत संघ के नेता व्लादिमीर लेनिन 1870 में जन्म और मृत्यु 1924। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, 1917 की रूसी क्रांति के नायक और क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर 1917-1924 में सोवियत गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष, मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे अमली जामा पहनाने महारथी, पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणास्रोत। ये साम्यवादी विचारधारा के प्रमुख नेताओं में एक हैं व्लादिमीर लेनिन, सोवियत संघ के प्रमुख नेताओं में से। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। प्रमुख नेताओं में गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, किस प्रकार से विघटन के समय में उसके नेता की स्थिति और उनके द्वारा किए गए कार्य। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी
और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रहीं जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। 1991 में एक तख्तापलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। एल्त्सिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे न्याय की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस एल्त्सिन ने अपना आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में एल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती सोवियत गणराज्यों देखें आप, सोवियत संघ के नेता, इनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सोवियत संघ के नेता, तस्वीर देखें आप। जोसेफ स्टालिन, अठारह सौ 1979, जन्म 1993, निधन। लेनिन के उत्तराधिकारी सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में कार्यकाल है 1924 से 1953 नेतृत्व किया। औद्योगिकीकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण, दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय, 1930 के दशक के भयानक आतंक, पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। और इसी के साथ आप देखें सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव, ये तस्वीर है उनकी, निकिता क्रुश्चेव। रेखाचित्र बना करके अभ्यास किया जा सकता है विद्यार्थियों द्वारा, जिससे वे पहचान सकें। यह देखें आप, निकिता क्रुश्चेव, जन्म 1894 और निधन 1971, सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1953 से 1964। एक कार्यकाल है। स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक 1956 में कुछ सुधार लागू किए। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा। हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल। अब हम विविध गतिविधियों पर चलते हैं। विशेषकर सोवियत संघ के घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से उस समय बदल रहे थे।
आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे सोवियत संघ के प्रमुख नेताओं में निकिता क्रुश्चेव का। और देखें आप किस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकारी मॉस्को से रवाना हुआ और सामूहिक खेती के एक फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा। किसान साथी, इस साल की पैदावार कैसी रही? अधिकारी ने पूछा। ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए, किसान ने बताया। लेकिन ईश्वर तो होता नहीं, अधिकारी ने उनकी बात काटी। तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होते, किसान ने जवाब दिया। हाँ, पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। एक गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इसे राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार उसने दिया की थी, उन सब को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा करते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी नहीं। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान समय में हम आपस में विद्यार्थी चीन के संदर्भ में इसकी चर्चा कर सकते हैं। सोवियत संघ के पतन को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले से हम एक सर्वमान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसी हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए, ताकि वे सोवियत संघ नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। किस तरह से सामना नहीं कर सकी? इसी के साथ एक और बात हुई। पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी राज व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भांप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारे बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे बुरी भी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज व्यवस्था और शासकों से
तो जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचोव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम को बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। गोर्बाचोव तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। इस बिंदु पर देखें आप, जनता की अपेक्षा सरकार से किस प्रकार की रहती है। आकर उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति में हमें आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएँ। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचोव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचोव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्यपद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा उन्हें नहीं हुआ, या संभव है कि उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा हो। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दीबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मुंह भंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश परीक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे किस प्रकार से जनाकांक्षा सरकार से और उसका शीघ्रता से उन्हें लाभ न होना विघटन का कारण कैसे बना। इस बीच हम चर्चा कर लेते हैं सोवियत संघ के ही प्रमुख नेता मिखाइल गोर्बाचेव का। जन्म 1931 में इनका हुआ। तस्वीर आप देख लें। सोवियत संघ के विघटन के समय में इन्होंने नई नीतियां लागू की, परंतु इनके लोगों का भरोसा इन पर कम होता गया और कम्युनिस्ट पार्टी में ही लोगों ने इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति 1985 से 1991 तक पेरेस्ट्रोइका, पुनर्रचना और ग्लासनोस्त खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। जर्मनी के एकीकरण में सहायक। शीत युद्ध समाप्त किया। सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा। मिखाइल गोर्बाचोव ने कोशिशें की सुधार के, परंतु उन सुधारों के प्रति वहाँ की जनता ने ऐसा महसूस किया कि इसमें विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। वहाँ की जो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं उसकी ओर हम आपको ले चलते हैं कि सोवियत संघ का विघटन का जो घटना चक्र है वह किस तरह से हुआ। आप देखें, सोवियत संघ के विघटन का घटनाक्रम तिथिवार मार्च 1985 मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की। 1988 लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू। एस्टोनिया और लताविया में भी फैला।
अक्टूबर 1989 सोवियत संघ की घोषणा की, वार्सा संधि के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। फरवरी 1990 गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त। जून 1990 रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। मार्च 1990 लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। जून 1991 एल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा, रूस के राष्ट्रपति बने। अगस्त 1991 कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट किया। सितंबर 1991 एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। मार्च 2004 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल। दिसंबर 1991 रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबद्ध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और संयुक्त राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। 25 दिसंबर 1991 महत्वपूर्ण तिथि है। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। सोवियत संघ का अंत अर्थात विघटन, यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के लिए। 25 दिसंबर 1991 जिस दिन सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के गणराज्यों में प्रमुख गणराज्य रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दी गई। जो संधियां थीं सोवियत संघ की अन्य राष्ट्रों के साथ या संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वीटो का अधिकार था, इन तरह की चीज़ें सोवियत संघ के स्थान पर रूस को प्राप्त हो गई। सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी और चाहे सुधार होते या न होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़का दिया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मतभेद, विचारधारा और परिस्थितियाँ, आर्थिक स्थिति, सोवियत संघ में भ्रष्टाचार का बढ़ना, विघटन की परिणतियाँ। हुआ क्या?
सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं है। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों को सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की ओर भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थीं, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे। और जिस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा, हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा के सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गईं, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। तीसरी बात यह कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा किस प्रकार से देखें आप उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्तों को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक मैप है उस समय का, आप देख सकते हैं। व्यवस्था तक कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना, शॉक थेरेपी, विद्यार्थी समझे, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत
राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों किस प्रकार से असर होता है विघटन के समय, को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। शॉक थेरेपी के परिणाम 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक जो जनता महसूस कर रही थी कि मिलेगा हमें, तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। गराज सेल देखें आप, क्या है गराज सेल? आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी भी जाती रही। देखिए इस कार्टून में देखिए किस तरह से मुझे आघात तो दिख रहा है शॉक थेरेपी के बारे में, लेकिन उपचार कहाँ है? हम इतने बड़े बड़े जुमलों में क्यों बोलते हैं? किस प्रकार से संकेत? अब देखें आप, सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और एकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग, जरायम पेशा लोग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों
के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उनके हाथों में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, इधर देखें, कार्टून देखें किस प्रकार से है ना। देखिए, रूस में कुल 1,500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे, जिनमें से लगभग आधे साख थेरेपी के परिणाम स्वरूप दिवालिया हो गए। आर्थिक व्यवस्था उनकी ध्वस्त हो गई। ये तस्वीर वह रूस इस दूसरे सबसे बड़े बैंक इनकाम की दिवालिया होने से ग्राहकों के अलावा 10,000 कंपनियां और शेयरधारकों की जमा पूंजी भी डूब गई। आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई पूरी तौर पर। आखिर राष्ट्रवाद और अलगाववाद में अंतर क्या है? अगर आप कामयाब हो जाते तो राष्ट्रीय नायक कहलाते और अगर नाकामयाब रह जाते हैं तो अलगाववाद फैलाने के अपराधी ठहराए जाते हैं। कितना बढ़िया कार्टून में समझाया गया। सफल होने पर उसकी विशेषताएं और असफल होने पर उसके अवगुण खो जाते हैं। मध्य एशिया में तजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे। अजरबैजान का एक प्रांत नगरनो कराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दुभर है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। ये कुछ प्रमुख घटनाएं उस दौरान हो रही थी जिसे समझना आवश्यक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमान को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया, चेक तथा स्लोवाकिया नाम के 2 देश में। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप लिया। भारत और सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराओं की समानताओं की एक सूची बनाई, बच्चे बनाए, विद्यार्थी बनाए। अब देखें, उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। विचारधाराएं 100% भले सहमत न रही हों वहाँ की, लेकिन आपसी संबंध काफ़ी बेहतर रहे। सोवियत संघ को विकसित हुए 7 साल बीत गए, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उज्बेक लोगों में वही ललक मौजूद है। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज हुई नहीं कि चंद हफ्तों के भीतर
इसकी पायरेटेड कापियाँ उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। ताशकंद के एक बड़े बाज़ार के नज़दीक हिंदी फिल्मों की एक दुकान मोहम्मद शरीफ पथ की है। मोहम्मद शरीफ अफ़गानी है और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के शहर पेशावर से वीडियो मंगाते हैं। उनका कहना है कि यहाँ हिंदी फिल्मों के बहुत तेरे दीवाने हैं। मैं तो कहूँगा कि ताशकंद के 70% लोग इन फिल्मों को खरीदते हैं। हम लोग रोज़ाना लगभग 100 वीडियो बेच लेते हैं। मैंने अभी भी 1000 और वीडियो का ऑर्डर दिया है। उज़्बेक लोग मध्य एशियाई हैं, ये एशिया के अंग हैं। उनकी एक साझी संस्कृति, इसी कारण वे लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते हैं। भारतीय फिल्मों की पसंद करने के कारण साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के लिए उज़्बेकी लोगों की दीवानगी उज़्बेकिस्तानवासी अनेक भारतीयों को आश्चर्यजनक जान पड़ती है। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अशोक समर बताते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं और स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं, काबीना मंत्री तक बातचीत में हमेशा इसका जिक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय फिल्म में संस्कृत गीत और ख़ास तौर पर राज कपूर यहाँ घर घर जाने जाते हैं। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी गीत गा लेते हैं और चाहे न मालूम हो लेकिन उसका उच्चारण सही होता है और वे संगीत भी पकड़ लेते हैं। मैंने पाया कि मेरे सारे पड़ोसी हिंदी गीत बजाते हैं और गा लेते हैं। मैं जब उज़्बेकिस्तान आया तो यह मेरे लिए सचमुच बहुत आश्चर्यजनक बात थी। ये रिपोर्ट है BBC की, जिसको NCERT ने अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है। आगे देखें आप। पूर्व साम्यवादी देश और भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायक में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और सोवियत संघ भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ की जनमानस का एक अंग है। अब हम भारत और सोवियत संघ के आपसी संबंधों की चर्चा करेंगे। यह आवश्यक है। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इसके आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। आर्थिक आधार पर हम आकलन करें, सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। ये सब चीज़ें अत्यधिक महत्वपूर्ण थीं, जिसके आधार पर हम हर चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी जब हम किसी देश के बारे में विचार करते हैं या चर्चा करते हैं तो उस दौरान उस देश की आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना होता है। उसके साथ ही अपने देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी चीज़ें हैं उनका विशेष अध्ययन करना पड़ता है। जब हम दोनों देशों के संबंधों की तुलना करते हैं तो उन दोनों देशों में हमारी समानता क्या है उसकी बात करते हैं
और उन दोनों देशों में असमानता क्या है उसकी भी चर्चा करते हैं। जैसे हम अभी सोवियत संघ और भारत के संबंधों की चर्चा कर रहे हैं, तो हमने पाया कि भारत की फिल्मों को वहाँ अत्यधिक महत्व दिया जाता है। और अभी जो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से हमारे उनके आर्थिक संबंध बने रहे। राजनीतिक संबंधों पे आते हैं। राजनीतिक, सोवियत संघ ने कश्मीर के मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन किया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, खासकर सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। सैन्य के आधार पर आप देखें, भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। संस्कृत, हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृत सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा भी की। अब सोवियत संघ और भारत के आपसी संबंधों की चर्चा इन विषय बिंदुओं के आधार पर की गई। अब देखें करना क्या है विद्यार्थियों को। सोवियत संघ और अमेरिकी दोनों देशों के शीत युद्ध के दौर के 5 देशों को चुने। इसी के अनुरूप कक्षा में समूह बनाए। हर समूह को एक देश का जिम्मा सौंपे। प्रत्येक समूह अपने अपने हिस्से के देश के बारे में यह जानकारी जुटाएं कि शीत युद्ध के दौर में। कुल मिलाकर विद्यार्थी इस बात को समझें कि ग्रुप चर्चा करें समूह में, क्योंकि इन दिनों हम सब कॉलेज नहीं जा पा रहे कोरोना वैश्विक महामारी की स्थिति में। ऐसी स्थिति में ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप पर चर्चा करें। हर समूह जानकारी भी जुटाए कि साम्यवाद के पतन के बाद उस देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का क्या हुई। संभव हो तो हर समूह यह भी बताए कि दूसरी दुनिया के विघटन का प्रभाव उस देश पर क्या पड़ा। जो ग्रुप बनेगा कक्षा के सामने रखें, आपस में चर्चा करें, शिक्षकों के सम्मुख रखें। इन देशों के लोग बतौर नागरिक अपने बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, इस विषय पर छात्रों की बातचीत को सुनिश्चित करें। हम सबको क्या करना है, छात्रों के निष्कर्ष को लोकतांत्रिक साम्यवादी व्यवस्था के सिद्धांत और व्यवहार से जोड़ सकते हैं और प्रत्येक के गुण दोष को रेखांकित किया जा सकता है। साम्यवाद और पूंजीवाद का कोई विकल्प हो सकता है। छात्रों को इस विषय पर खुली चर्चा के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं इस अध्याय के लगभग पूर्ण होने की स्थिति में। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन देशों का आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हैं। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। क्षेत्रीयता को ज़्यादा जगह मिले। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले लिए जाएं तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। पहले भी बताया चुका है, सोवियत संघ विघटित हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य देशों से जो संधियां हुई विशेषकर उसका पालन रूस ने किया। उसी तरह से 2001 में सामरिक जो समझौते हुए रूस के बीच, उसमें कुल 80 द्विपक्षीय दस्तावेज बने। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए। रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। चूँकि भारत तेल के
आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की पारमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी ज़रूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं। अब देखें आप, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा गलत है? एक एक पॉइंट को विद्यार्थी पढ़ेंगे। सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण था। जनता की आर्थिक आज़ादी थी। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है, तो आप देख सकते हैं क, ख और घ, यह तो कथन सही है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में जनता को आर्थिक आज़ादी थी, यह कथन गलत है, ऐसा नहीं था। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार सजाएं। कौन घटना कब हुई? अफगान संकट, बर्लिन दीवार गिरना, सोवियत संघ का विघटन, रूसी क्रांति। कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं रही? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, CIS का जन्म। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देखें, अपनी नोट बुक में लिखेंगे, इन सब का अभ्यास पुस्तिका में याद भी करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। 4 में मेल बिठाना है, कौन किससे जुड़ा हुआ है, और 5 में जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसकी पूर्ति करनी है। आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। और क्वेश्चन नंबर 6, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 विशेषताओं का जिक्र विद्यार्थी करें। गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, वो कौन सी बातें थी? क्वेश्चन नंबर 7, भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? शाक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? पक्ष और विपक्ष में लेख लिखना है। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस पर पक्ष में भी लिखना है और विपक्ष में लिखना है कि स्थितियाँ क्या होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि इसी के साथ, इस प्रश्नावली के साथ यह अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत पूर्ण होता है और विद्यार्थी इसको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, सुने भी होंगे, अपनी नोट्स बुक पर उन्हें तैयार भी करेंगे, याद भी करेंगे। यह चैप्टर पूर्ण हुआ।